पिछले 2 दिनों में इतनी सारी क्यूट चीजें सामने आई है ना, राम मंदिर बना नहीं उसमें 200 करोड़ का घोटाला पहले हो गया। The 3-member SIT has now arrived in Ayodhya to investigate the Ram Temple donation case. अपने सीजेपी वाले एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे। राहुल गांधी को उस पूरे फॉर्मेट में थोड़ी सी कमियां लगी तो आदमी ने कॉन्सर्ट ही कर दिया। Let's go, it's time, श्री राहुल गांधी। कितना प्यार करते हो और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। और ये सारी बगैती चल रही है एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी गए हुए हैं G7 अटेंड करने और वहां पे क्या अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे द थर्ड आई में। अपना जाल बोली खिलाओ। सबसे पहले न्यूज आ रही है नीट एग्जाम की तरफ से। मार्केट के अंदर अफवाह फैल चुकी है कि वो दोबारा लीक हो चुका है और इस न्यूज को देख के बच्चे कह रहे हैं कि भाई किताब खोले रखे या बंद कर दे दोबारा। अभी नीट का एग्जाम ना सोशल मीडिया के लिए एक मीम बन चुका है। मान के चलो कि अगर लीक हो भी गया हो ना, अभी एग्जाम डेट तक बीजेपी वाले नया पेपर छपवा देंगे। तुम समझो इस बार प्रेशर तुम पे नहीं है, तुमसे ज्यादा इस आदमी पे है। अगर इस बार पेपर लीक हो गया ना, ये आदमी एनटीए के आधे लोग निकाल देगा, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन ना कॉकरोच जनता पार्टी है और उसका ग्राउंड लेवल पे अभी रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। देखो कॉकरोच जनता पार्टी के ग्राउंड के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कभी उनको पीट दिया जाता है, कभी उनको बोल दिया जाता है कि भैया ये तो एंटी नेशनल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं, पर स्टिल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना और वो चीज बहुत क्लियर दिख रही है। देखो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि रिजाइन चाहिए, रिजाइन तो अभी तक नहीं हुआ और शायद नहीं भी होगा, पर रिजाइन का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा यही था ना कि सिस्टम सही कर दिया जाए। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि सिस्टम को एकदम तंदुरुस्त कर दिया गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिस्टम को सही करने के ऊपर कोशिश जरूर की जा रही है। जैसे अभी पीछे लेटेस्ट न्यूज निकल गया कि टेलीग्राम को बैन कर दिया एग्जाम के लिए। देखो अभी 50% अच्छा मूव भी है और 50% गलत मूव भी है, दोनों को समझो। क्योंकि सरकार का बोलना है कि जब भी पेपर लीक होता है तो वो टेलीग्राम के ऊपर होता है, तो हम प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देते हैं। आई मीन मिनिस्ट्री के अंदर बैठ के जो लोग डिसीजन ले रहे हैं एक्चुअल में कितने क्रेजी लोग हैं ना वो। सोचो एक आदमी 15-15 लाख रुपए हवाला से ट्रांसफर करके पेपर निकलवा ले रहा है, वो वीपीएन नहीं लगा सकता। बैन मतलब क्या, वाईफाई और सिम के ऊपर चलेगा नहीं ना, वीपीएन फ्री में मिल जाता है। ये क्या फुद्दू कोशिश है। और ये चीज सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, आधे देश का ओपिनियन है, पर इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम को एक्चुअल में बैन करना सेंसिबल नहीं है, उसके एक फीचर को डिसेबल करना सेंसिबल है। समझो कि उसके अंदर ना एक फीचर होता है जिसके अंदर ना आप लोग कोई भी फाइल कोई भी डेट को शेयर कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आज 11 तारीख है, मैंने 11 तारीख को तुम्हें एक पीडीएफ शेयर कर दी। अभी जैसे नीट का एग्जाम हो जाएगा, सोचो आज 25 तारीख है, नीट का एग्जाम हो चुका है, मैं क्या करूंगा, जाके उस पीडीएफ को एडिट करके पीडीएफ को रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं पीडीएफ को एडिट करूंगा और रिप्लेस करूंगा ना, तो वहां पे पीडीएफ रिप्लेस हो जाएगी और दिखाएगी कि ये 15 तारीख को ही भेज रखी है, जिससे मैं मार्केट के अंदर ये अफवाह फैला सकता हूँ पेपर होने के बाद कि देखो पेपर तो पहले लीक हो गया था, जो एक्चुअल में पेपर लीक को नहीं प्रोटेक्ट करता, जिससे कल को दोबारा तमाशा बनाया जा सकता है, सरकार के ऊपर और ब्लेम लगाए जा सकते हैं और सरकार फ्यूचर प्रूफ होना चाहती है। जैसे मैंने बोला कि अभी तुमसे ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर है, उनको है कि भैया दोबारा हक ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हक सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। इस आवाज को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया गया कि उनको पता है कि अगर अभी हगा तो लोग सड़क पे मिलेंगे इससे डबल, फिर रिजाइन भी करना पड़ेगा और रिजाइन करवाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इनका सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, हेल्थ मिनिस्टर के बारे में क्या बोलोगे, थोड़ी बहुत बात रेलवे मिनिस्टर भी कर लो, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कर लो, होम मिनिस्टर पे कर लो। पॉइंट क्या रेज हो जाएगा कि अगर आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो बीजेपी के राज के अंदर भी आप उनके नेताओं को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। और ये लोग सबसे ज्यादा इसी से भागते हैं कि भैया हमको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए अगर हमने हक दिया तो। तभी जब से एनडीए की सरकार आई है, इनके एक भी मिनिस्टर ने रिजाइन किया है क्या प्रेशर में? तुम लोग रिसर्च करके देख लो, तुम्हें एक भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको एक एग्जांपल सेट नहीं करना है। इनको लोगों को वो पावर ही नहीं देनी है कि तुमने हमको चूज तो कर लिया पर तुम हमको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो अभी सरकार के बहुत सिंपल एजेंडा है। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को दबाया जा सके, उसको कम से कम लाइमलाइट मिले। दूसरा उनका एजेंडा ये कि इस बार एग्जाम अच्छे से करवा दो, इस बार कोई फकअप नहीं होना चाहिए। और तीसरा वो ऐसे एक्शंस भी ले रहे हैं जो थोड़े से ग्लोरीफाइड लगे। आपको एक फीचर बंद करवाना चाहिए था, पर आपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। प्लेटफॉर्म को बैन क्यों किया? क्योंकि आप किसी पे ब्लेम लगा सको कि भैया तुम्हारी वजह से होता है। और उसके ऊपर टेलीग्राम के सीईओ का ये बोलना कि भैया तुम लोग हक रहे हो, हम पे नाम क्यों लगा रहे हो? जिसको चोरी करनी है वो इसलिए थोड़ी रुक जाएगा कि क्या टेलीग्राम बंद हो गया है, वो व्हाट्सएप पे भेज देगा, वो गूगल ड्राइव का लिंक भेज देगा यार। और प्लेटफॉर्म को बैन करना कभी सेंसिबल होता ही नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि मॉल के अंदर चोरी हो सकती है तो एक काम करते हैं मॉल ही बंद कर देते हैं। या फिर मैंने देखा था कि सड़क पे लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो सड़कें बंद कर दो। जो चीज गलत हो रही है उसको रोकोगे ना, ऐप थोड़ी बंद कर दोगे। और जब भी तुम लोग टेलीग्राम के सीईओ का ये ओपिनियन सुनोगे तुम्हें सेंसिबल भी लगेगा। बट ना एक चीज समझो, हम लोग हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आते हैं और कर भी लेते हैं, पर एक बिजनेस ओनर जिसको ये चीज दिख रही है कि भैया सरकार मेरे नाम पे खुद का फायदा उठा रही है, उसके पास बोलने की पावर उतनी नहीं
होनी चाहिए और ना ही हमें उनकी उतनी सुननी चाहिए। तुम लॉजिक समझो, चाइना का एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसको 1.3 करोड़ समथिंग लोग देते हैं और उसका नाम है गाओकाओ। और जब भी वो एग्जाम हो रहा होता है, डीप सीक हो गया या फिर इस जैसे जितने भी एआई टूल्स हो गए ना, सबको बैन कर दिया जाता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने एआई टूल्स को बैन कर दिया तो उसके बाद कोई भी बंदा चीटिंग नहीं कर सकता या फिर रिसर्च नहीं कर सकता। अगर उसके हाथ में पेपर आ जाए तो स्टिल कर दिया जाता है क्योंकि उसको प्रिकॉशंस लेना बोलते हैं। हाँ, प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा फुद्दू है, हम लोग अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर एक बिजनेस ओनर बाहर बैठ के इस तरह की बातें बना रहा है और कह रहा है कि भैया इसके अंदर तो जियो वाले मिले हुए हैं, इसके अंदर रिलायंस वाले मिले हुए हैं, इनका व्हाट्सएप से कोई टाई अप चल रहा है। एक्चुअल में टेलीग्राम का सीईओ ये ब्लेम लगा रहा है कि ये बैन इसलिए किया गया क्योंकि रिलायंस के अंदर मेटा ने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर जेन्युइनली ये चीज करनी होती तो इससे पहले इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बहुत ही फालतू आर्गुमेंट है, मतलब ये ऐसा आर्गुमेंट है जो पता नहीं क्यों ही ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। लोग क्यों ही इसको एंटरटेन कर रहे हैं, लोग क्यों ही इसको बोल रहे हैं हाँ रिलायंस भी मिला हो सकता है। सरकार के अपने रीजन से सरकार को मार्केटिंग गेम खेलनी है, सरकार को जो भी करना है उसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो कि एक फॉरेन कंपनी है उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज करने वाले लोग बैठे हम करेंगे, किसी को इतनी लेवरेज दे देना और अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसके ऊपर जाके रीट्वीट करते रहना, उसको भगवान बना लेना, इन चीजों को भी अवॉइड किया करो। और अभी पेपर लीक की बात चली रही है तो राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक कॉन्सर्ट किया, उनकी लैंग्वेज में वो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट था, पीपीटी डिस्प्ले था या फिर कोई मीटअप था, मेरे को समझ नहीं आया। वाइब पूरी ये लोग कॉन्सर्ट की ही दे रहे थे। अभी कॉन्सर्ट में क्या हुआ, क्या क्या डिस्कशंस हुई, काफी वैल्यूएबल कॉन्सर्ट था, वैसे काफी अच्छी बातों के ऊपर डिस्कशन की गई, काफी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी गई, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं। पर एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट उठ रहा है, लोगों को बोलना है कि यार कोकरोच जनता पार्टी जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रसाद के रिजाइन का वेट कर रही है, वही चीज जब राहुल गांधी कर रहा है तो दोनों मिलके काम क्यों नहीं करते? जब दोनों के दुश्मन सेम है तो दोनों दोस्त नहीं हो जाने चाहिए। और ये चीज मैं ट्विटर के ऊपर भी काफी देख रहा था और मैं इस चीज से अग्री नहीं करता। तुम लोग एक चीज समझो कि कोकरोच जनता पार्टी तो अपना प्रोटेस्ट कर ही रहा है और मैक्सिमम जगह अगर तुम देखोगे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार उनको हर तरह की परमिशन दे रही है क्योंकि वो लोग चाहते हैं ये मुद्दा बड़ा ना हो। क्योंकि अभी तक ये लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बायस प्रूव नहीं हुए हैं। जिस दिन इसको कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया ना, अभी कांग्रेस मूवमेंट बन जाएगी, कोकरोच जनता पार्टी मूवमेंट नहीं रहेगी। और कांग्रेस ने इसका एक कॉन्शियस कॉल लिया कि भैया हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर हम अपनी सेपरेट मूवमेंट बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छा मूव है क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट से जो भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे वो जब भी टूटेंगे ना, उनका सेकंड ऑल्टरनेटिव कांग्रेस ही रहने वाला है। बट अगर कांग्रेस कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर ले तो पूरा का पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज हो जाएगा और उसके बाद मीडिया को एक अपर हैंड मिल जाएगा चीजों को दबाने का, सरकार को एक अपर हैंड मिल जाएगा चीजों को दबाने का, बोलने का कि भैया ये सारे कांग्रेसवादी है, ये बोलने का कि भैया नेहरू की गलती है। तो एक बहुत मैच्योर गोल है कि इन्होंने अभी तक मर्जर नहीं किया क्योंकि प्रोटेस्ट तो कोकरोच जनता पार्टी वाले भी कर रहे हैं और कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। कांग्रेस का एक यूथ विंग है, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका हाल ये था, जहां कोकरोच जनता पार्टी वालों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, उनको पानी पिलाया जा रहा है। इतनी गर्मी का टाइम है, सरकार ने सोचा बेचारे थक गए होंगे, कांग्रेस वालों को तो वैसे भी वोट कम आते हैं, सबको पानी देके गए, पानी ऐसे डाल रहे जैसे पौधे हो बेचारे। पर ये चीज कोकरोच जनता पार्टी के ऊपर क्यों नहीं हो रही, उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि अभी तक ये लोग पॉलिटिकली बैक्ड नहीं है। जब सरकार कांग्रेस के ऊपर अटैक करेगी ना तो लोग कांग्रेस से एसोसिएट होने पे डरेंगे। जब लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी के ऊपर अटैक करेगी ना तो लोग कहेंगे भाई ऐसे कैसे हमारी आवाज दबा सकते हो, हम साथ चलेंगे। इन दोनों चीजों के ऊपर फर्क है और दोनों अभी तक आइडल सिचुएशन के अंदर ही चल रही है। और मैं इन दोनों का आइडल क्यों बोलो, कोकरोच जनता पार्टी वाला तुम्हें पता है, कांग्रेस वाला सुनो। राहुल गांधी ने जो भी अपना मीटअप कॉन्सर्ट जो भी रखा उसका एक एजेंडा रखा कि यार मैं इसमें पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नहीं करूं। ऑल्दो वी नो कि भाई तू एक पॉलिटिशियन है, जहां पे भी जाएगा तेरा कांग्रेस पार्टी से लिंक दिखाया जाएगा, होगा भी, वो सारी चीजें एक साइड। बट कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उस आदमी ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, उसने अनाउंस किया कि ना ही मैं बीजेपी की बात करूंगा, ना ही कांग्रेस की बात करूंगा, ना ही सरकारों की बात करूंगा, ना ही हमारे कोई सरकारी झंडे, ना ही हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल फ्लैग्स या लोगोस लगा रखे हैं। ये पूरा का पूरा मीटअप या कॉन्सर्ट जो भी हम लोग करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग सिर्फ देश के युवा की बात करेंगे और वही करी गई। That this is not a political meeting. This is a meeting about you. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. और अगर तुम लोग भीड़ देखोगे तो क्रेजी भीड़ आ रखी थी वहां पे। सरकार इससे इतनी डरी हुई दिख रही है, कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उनके पोस्टर उतरवा रही है। एक वीडियो वायरल हो रही थी एक्स के अंदर जिसके अंदर एक आदमी छोटा हाथी में घूम रहा है और सारे के सारे राहुल गांधी के पोस्टर उतार रहा है। नीट का एग्जाम ना अभी क्लास की वो लड़की बनी पड़ी है जिसपे सारे लाइन मारना चाहते हैं। बाकी जो राहुल गांधी ने कॉन्सर्ट किया उसके अंदर 3 बहुत अच्छी बातें जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर तुम लोग कांग्रेस पार्टी की कम्युनिकेशन देखो ना, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। उन्होंने प्रॉपर हाई ग्राफिकल पीपीटी बनाई थी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। वो बच्चों को स्टेज पे बुला रहे थे और एजुकेट कर रहे थे कि भाई तू अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है कितने % चांस है, तू अगर नीट का एग्जाम दे रहा है तेरे कितने चांस है, रेलवे में कितने % चांस है, आईआईटी में कितने % चांस है। और वही इन्फॉर्मेशन मासेस तक पहुंचाई जा रही थी जैसी वीडियोस हम लोग खुद बनाते हैं एजुकेशन के ऊपर। यार एजुकेशन बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोग जिस कॉम्पिटिशन के अंदर पढ़े हुए हो वो वर्थ इट ही नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करवाती, एग्जाम करवाती है बहुत ज्यादा डिले कर देती है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे
के अंदर आदमी पूरी वीडियो याद करके आया था, बट उसके बीच में ना दो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए गए, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। राहुल गांधी का बोलना था कि 23 लाख कैंडिडेट नीट का एग्जाम देते हैं, जिससे जो सरकार पैसा कमाती है दैट इज 1.32 लाख करोड़ रुपीस। अभी कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसा था कि जितना पैसा स्पेंड किया जाता है, और कुछ स्टेटमेंट में ऐसा था कि सरकार जितना पैसा कमाती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बता देता हूँ। एक पैसा होता है जो सरकार फॉर्म फीस के नाम पे लेती है, और दूसरा पैसा होता है कि अगर मेरे को नीट का एग्जाम देना है तो कोचिंग होगी, हॉस्टल हो गए, सारी चीजें मिला के मैं कितना पैसा स्पेंड कर रहा हूँ, और मेरे साथ साथ जो 22-23 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो लोग कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का क्लेम था कि 23 लाख बच्चे 1,32,000 करोड़ रुपए हर साल स्पेंड करते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम निकालने के लिए, जिसके अंदर आपके ये सारे होटल, कोचिंग माफिया, फीस, रहना धोना, खाना पीना सब आ जाता है। और अगर इसका एवरेज आउट किया जाए तो 5,80,000 रुपए पर बच्चा काउंट किया गया। देखो नंबर काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए हैं, क्योंकि हर बच्चा ना ही कोचिंग लेता है, हर बच्चा ना ही हॉस्टल में रहता है, हर बच्चा ना ही 6 लाख रुपए हर साल नीट के एग्जाम के लिए स्पेंड करता है। बट ये जो 1,32,000 करोड़ का नंबर लाया गया, इसको कंपेयर पता है किससे किया गया? हमारे पूरे देश के एजुकेशन बजट से। ये बोला गया कि जितना फैमिलीज मिलकर सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम के लिए पैसा स्पेंड कर रही है ना, उतना पूरा देश स्पेंड करता है एजुकेशन बजट पे। दूसरा शॉकिंग क्लेम पता क्या था? नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी, ये पांचों एग्जाम्स के ऊपर जितना भी पैसा स्पेंड किया जाता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए है। और हमारे देश के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर, साइंस, ये पांचों सेक्टर्स को मिला दिया जाए ना, तब भी इतना पैसा स्पेंड नहीं करती है सरकार जितना ये लोग कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें दिखाई गई थी ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे इंफोग्राफिक्स के साथ और प्रॉपर पीपीटी के साथ दिखाई गई थी, जिससे बाद में हो क्या प्रॉपर रीले कटे विद कॉन्टेक्स्ट। मैंने ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सर्ट अटेंड किया, मुझे काफी सही लगा। पूरे के पूरे मूवमेंट को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश करी गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, क्योंकि जो भी बच्चे जुड़ेंगे वो राहुल गांधी के फेस पे जुड़ेंगे, और राहुल गांधी का फेस हर पोस्टर में तो इलेक्शन के टाइम पे हो नहीं वाला है। बस पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी कमी फिगर आउट हुई कि यार आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर क्यों नहीं है? छोटी सी पर्ची लेके बैठ जाते हैं हाथ के अंदर, कहीं से तो पढ़ पढ़ के बोलो। बाकी पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, टेलीप्रॉम्प्टर से याद आते हैं मोदी जी, उनकी कहानी भी थोड़ी सुन लेते हैं। अभी फ्रांस के अंदर G7 समिट हो रहा है, मोदी जी वहां पे गए और मेलोनी से मिलके कह रहे हैं कि देखा हम सोशल मीडिया पे कितने वायरल हो रखे हैं। मुझे लगा था ऐसे इवेंट्स के अंदर जाके मोदी जी धंधे की बात करके आते हैं। Great harassment. बाकी अगर तुमने मेन स्ट्रीम मीडिया से G7 के बारे में कुछ भी सुना है तो ये फोटो जरूर देखी होगी। ये फोटो लगा के इंडियन मीडिया कह रही है कि भैया हमने ट्रम्प को पेल दिया, हमने चाटे मारे हैं उसकी गुद्दी पे, ऐसे गुद्दी पे हाथ रख के ना सॉरी सॉरी बोल के भागा वो। बट अगर रियलिटी के अंदर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सॉलिड स्टैंड नहीं लिए गए, पर काफी हद तक नहीं लिए गए। पूरा मैटर क्या है, सबसे पहले वो समझो, G7 समिट हर साल होता है। अभी पीछे क्या होता, अमेरिका ने एक शिप के ऊपर अटैक कर दिया था जिसके अंदर 3 इंडियन लोग मारे गए थे, और देश की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि भैया एटलीस्ट ट्रम्प के सामने बात तो करो कि क्या बीटी है। जो 3 लोग मारे गए उनको 10-10 लाख का मुआवजा देके छोड़ दिया। ऐसे समझ रहे कि 10 लाख तो बहुत ज्यादा, इनकी पुश्ते भी खा लेंगी। तो देश के अंदर हर कोई समझदार आदमी चाह रहा था कि भैया अगर आप वहां पे जा रहे हो तो उसको कन्फ्रंट करो कि ये क्या बीटी है, और दूसरा यूएन के अंदर आवाज उठाओ और उनको जस्टिस दिलवाओ। फर्स्ट यूएन के अंदर आवाज नहीं उठाई गई, पर G7 समिट के अंदर बात जरूर करी गई है। मैं भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने इनडायरेक्टली बोला कि हमको सेफ्टी को इंश्योर करना होगा, जो भी वहाँ पे शिप्स घूम रही होती है उनकी। डायरेक्टली मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला वहाँ पे, पर एक बहुत सही चीज हुई। इंडिया से दूरदर्शन का एक रिपोर्टर गया था, और जब मोदी जी और ट्रम्प सामने बैठे थे तो उसने एक क्वेश्चन पूछा। in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Sir? Yeah, I do. I heard. उसने पूछा कि भाई ये जो 3 लोग मारे गए हैं इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? और ट्रम्प का वही बिजनेसमैन आदमी है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। उसके बाद मोदी को मक्खन लगा रहा था, बोल रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर है, फालतू चीजें। I like this guy. लोगों ने एक क्लिप देख के नसा काट लिया कि भाई हमारे मोदी जी ने प्रेम के अंदर क्या ही कर दिया हमारे लिए। सीधे मुंह बात भी नहीं करी। ईरान जैसा देश यूएस से सरिया ले लेता है, और हम लोग लड़ना झगड़ना बहुत दूर की बात है। हमारा नेता सामने बैठा है, प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा है, बात भी नहीं कर रहा। इनडायरेक्टली बातों घुमा के बोला जा रहा है कि हमको सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। अरे मुंह पे बोलो, हगाया तुमने, 3 लोग मारे हमारे देश के, तुम्हें क्या हक बनता है ये चीज का? और ये भी जो बोला है ना, छोटी सी पर्ची से पढ़ के बोल रहे थे, क्योंकि शायद वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर अलाउड नहीं होगा। छोटी सी पर्ची जेब में ले रखी और ऐसे नीचे करके देख के पढ़ रहे हैं, और हमको तो ये चीजें का भी पता भी ना लगे कि भैया पर्ची से या फिर टेलीप्रॉम्प्टर से देखा जा रहा है। क्योंकि जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं ऐसी फोटोज को निकाल लिया जाता है या फिर इन एंगल्स को दिखाया जाता है, और जब भी क्लिप्स इंटरनेशनल मीडिया से बाहर आती है तो पता चलता है 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखे हैं सामने। इधर देखेंगे तो इधर दिख जाएगा, उधर देखेंगे तो उधर दिख जाएगा। फॉरेन मीडिया ही है जिससे
जिससे हमको कुछ क्रेजी शब्द सुनने में मिल जाते हैं। वहाँ पे मेलोनी से मिल रहे थे और कहते देखो सोशल मीडिया पे हम लोग कितने वायरल हो रखे हैं, हम तो कपल बने पड़े हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से एएनआई वाले जब भी मोदी की क्लिप डालते हैं ना हमेशा म्यूट कर देते हैं। उनको पता होता है ये आदमी ने मुंह खोला है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कोई बाहर के देश की रैली ना हो जाए, इंडिया के अंदर पीआर कैंपेन शुरू हो जाता है, पूरा मीडिया एम्पायर ये चीज दिखाने पे लग जाता है कि हमारा नेता कितना स्ट्रॉन्ग है। बट रियलिटी के अंदर जो लोग मारे गए हैं यूएस मिलिट्री की वजह से, उसको 10-10 लाख रुपए देके साइड में फेंक रखा है। उसके परिवार का आदमी गया तो उसको तो वापस ला नहीं सकते, एक ब्रेड अर्नर गया उसी को ही थोड़ा सा कंपनसेट कर दो। 10 लाख में आज की डेट में क्या आता है मुझे सच बताओ। ये फोन 1.5 लाख का, तुमने 10 लाख दिए, तुम समझ पा रहे हो 10 लाख में क्या होगा। एक आदमी जो अपने परिवार को कमा के सारी जिंदगी खिलाने वाला था, वो 10 लाख में क्या कर लेंगे यार। हर चीज का तमाशा बना रखा है, मजाक बना के छोड़ देते हैं, हर चीज को पीआर कैंपेन में उछाल देते हैं। बाकी मुझे पता है आज हम थोड़े से लेट हो गए, तो फटाफट चलते हैं अपने प्राइम टाइम स्पोर्ट के अंदर। प्राइम टाइम स्पोर्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राम मंदिर के डोनेशन बॉक्स से 200 करोड़ के स्कैम के बारे में। इस न्यूज की सबसे सुंदर बात पता है क्या, कि आधे लोग ना ये न्यूज सुनने से पहले बोलेंगे अरे मुस्लिम के खिलाफ बोल के दिखा, अरे उस धर्म पे बोल, अरे उस धर्म, अरे इस पे बोलने दे यार। मैं मेरे धर्म की कमियां गिनवा के उसको सही करना चाहता हूँ, मैं क्यों किसी और के धर्म के बारे में बोलूं। तुझे सुनना है तो सुन ले, नहीं तो स्क्रीन खुली हुई है ना उस पर ऐसे बार-बार क्लिक करता रहा, वीडियो आगे हो जाएगी। पूरी कहानी है कि राम मंदिर का जो भी डोनेशन बॉक्स था उसके अंदर 200 करोड़ के स्कैम की बातें सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले पूरी कहानी समझो। होता क्या कि एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ना राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों की ना लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर एक आर्टिकल आ जाता है। बट मामला सीरियस पता है क्या होता है, जब अखिलेश यादव 7 जून को इसके ऊपर ट्वीट कर देता है। और मामले में विसल ब्लोअर है ट्रस्ट के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, जिनका नाम है महिपाल सिंह, और उनका बोलना है कि 2020-21 से ही ये चोरी चल रही है। और जब इन्होंने डिस्क्रिपेंसी की न्यूज ट्रस्ट को दी थी तो इन्हीं को ही निकाल दिया गया था। मतलब इनके साथ वही काम हुआ था कि तुम पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने गए और पुलिस कह रही है फक, तुझे पता है तू बैठ अंदर जेल में। मतलब अगर एग्जांपल से बताऊं तो तुम लोग पुलिस के पास एक कंप्लेंट लिखवाने जाते हो और पुलिस आगे से कहती है कि अच्छा तुझे स्कैम पता चल गया, हम भी मिले हुए। मतलब अगर एक एग्जांपल से बताऊंगी क्या हुआ था, तो तुम लोग पुलिस के पास ना कंप्लेंट लिखवाने जाते हो और फलाने घर के अंदर चोरी हो रही है। पुलिस तुम्हें आगे से बोलती कि अरे तुझे कैसे पता चला चोरी हो रही है, हम खुद करवा रहे हैं, चल अब तू अंदर बैठ, तुझे जेल होगी, तुझे पता चल गया सारी चीजें। कानून तो वैसे ही अंदर, तुझे देखने के लिए कोई आने नहीं वाला, जुडिशरी हम बाद में देखेंगे, तू जेल में बैठ। इन्होंने ये भी बताया कि मंदिर परिषद के अंदर 8 महीने का सीसीटीवी गायब है। अब स्कैम कैसे हुआ है, किसने किया, इसके ऊपर जाने से पहले ना डोनेशन की काउंटिंग समझो कैसे होती है। जितने भी दान पात्र लगे होते हैं ना उनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जगह पे लेके जाया जाता है, और दान पात्रों को ऑलमोस्ट 50 लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर से 24 लोग काउंटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैठ के कैश को सीधा कर रहे होते हैं और गिन रहे होते हैं। 12 ट्रस्ट के लोग होते हैं जो पूरी चीजों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, और 14 उसके अंदर से एसबीआई के लोग भी होते हैं जो पूरे के पूरे कैश को ऑडिट कर रहे होते हैं। अभी मामला खराब पता है क्या हुआ, जो एक काउंटर होता है ना उसकी एक सैलरी होती है 15 से 20 हजार, और कुछ काउंटर्स के पास आईफोन, प्रॉपर्टीज, होटल, ये सारी चीजें निकली है। उनमें से एक काउंटर तो कुछ साल पहले ऑटो चलाता था, इतना कितना ही चला लिया, चांद पे छोड़ा है किसी को। काउंटर्स ने अपना 70 रूम का खुद का हॉस्टल बनवा लिया है। और अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखो बिजनेस प्लान उनका एक नंबर है। सबसे पहले कोई भी अयोध्या आएगा, हॉस्टल में रहेगा, हम उससे पैसा चार्ज करेंगे, फिर वो मंदिर में जाएगा, डोनेट करेगा, उसमें से भी पैसा चार्ज करेंगे। और धर्म तो धंधा हमारे देश के अंदर पहले दिन से ही चल रहा है। और मुझे पता है इसके बाद तेरा क्या ओपिनियन है, अरे फिर एक धर्म को टारगेट कर रहा है, दूसरे को कर, अरे दान पात्र धर्म नहीं है, वो आदमी जो चोरी कर रहा है वो धर्म नहीं है। अपने छोटे से नटशेल से बाहर निकल, धर्म बहुत बड़ा है। और अभी ये जो सारी कॉन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं ये एलिगेशन है, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की बात की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हो सकता है कि ये 200 करोड़ का नंबर 2 करोड़ का निकला है, हो सकता है निकले कि भैया स्कैम हुआ ही नहीं है, और हो सकता है ये भी निकला है कि भैया बहुत क्रेजी स्कैम हुआ है, 200 करोड़ का नंबर नहीं था, 2000 करोड़ का नंबर था, कुछ भी आ सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये है कि तुम लोग जहां पे भी पैसा डालते देखो टोटली तुम्हारी चॉइस। मैं नहीं बोल सकता तुम मंदिर में पैसा डोनेट ना करो, तुम लोग किसी गरीब को मत दो, वो तुम्हारा पैसा है। तुम लोग एक काम करो, सारे के सारे पैसे को इकट्ठा करो, आग लगा दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम लोग ना कॉन्शियस कॉल लिया करो अपने पैसे से। तुम लोग ना मेक श्योर किया करो कि तुम लोग जिस काम के लिए पैसा दे रहे हो ना वो काम हो रहा है तुम्हारे पैसे से। फॉर एग्जांपल तुमने एक मंदिर के अंदर बोल दिया कि यार ये लो 10,000 रुपए पकड़ो, कल लंगर करवा देना। अगले दिन जाके देखो ना लंगर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो तुम्हारे 10,000 रुपए कहाँ गए। जो पैसा कमाने के लिए इतने एफर्ट लेते हो, अगर कभी दान कर रहे हो, कहीं पे डोनेट कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर भी ध्यान दो। अगर तुम लोग चाहते हो कि यार 1000 मंदिर होने चाहिए, हम जितना मर्जी पैसा डोनेट करें, तुझे क्या है, मुझे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी से डोनेट करो। मंदिर बनवाने के लिए 10,000 डोनेट करने 15 कर, सीमेंट के कट्टे लेके दे दे, सीमेंट के कट्टे उनमें पड़े ईंटें ले दे, ईंटें पड़ी है बजरी ले दे, बजरी पड़ी है मिस्त्री ले दे, मिस्त्री को बोल के भैया तेरे को ये वाली दीवार चकनी है, कल के अंदर जितने पैसे होंगे मेरे से लेके जाइए। अपना पैसा जहाँ लगा रहे हो ना वहाँ पे उसकी ओनरशिप लेना शुरू करो, नहीं तो वो पैसा मिसयूज होगा। तुम्हारी नजर में जो तुम पुण्य के लिए पैसा दे रहे हो, वो पैसा अगर पुण्य तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो तुम्हारा पैसा तो बर्बाद हो रहा है ना। बाकी पैसा वेस्ट होने से याद है, तुम्हारा पैसा किसी के लिए धंधा बनता जा रहा है। और यहीं से हम लोग चलते हैं बिजनेस एंड एआई की कॉम्बाइंड न्यूज के ऊपर। अभी कॉम्बाइंड न्यूज इसलिए क्योंकि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा कभी भी ये नहीं होता कि तुम्हें अप टू डेट रखना है, मेरा एजेंडा हमेशा ये होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा दो। तो अभी जिन भी न्यूज के बारे में हम लोग बात करने वाले उसके अंदर एआई के लॉजिक से और बिजनेस की बातें हैं, तो दोनों को कंबाइन करके आज चेक करके देखते हैं कि तुम लोगों को कैसी समझ आ रही है। सबसे पहले न्यूज है ग्रोक की तरफ से। ग्रोक, एक्सएआई, कुछ भी बोल सकते हो तुम, दोनों एक ही कंपनी है। एक्सएआई कंपनी है और ग्रोक उनका प्रोडक्ट है, जो ऐप यूज करे दैट इज ग्रोक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्सर को बाय कर
ली है। जिनको कर्सर नहीं पता, वो एक वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए टूल था। मोस्टली कर्सर क्या करता था, चैट जीपीटी हो गया, क्लोड हो गया, ओपन एआई हो गया, ग्रोक हो गया, इन सबकी एपीआईज लेता था, अपने टूल के अंदर मर्ज करता था। तो जब भी आप लोग उसके पास जाके बोलते थे कि यार मेरे को XYZ टाइप की ऐप बनानी है, मुझे ऐप बना के दे दे, तो आपके जो भी प्रॉम्प्ट्स होते थे वो उसको रिफाइन करके एपीआईज को देता था और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर आउटपुट निकालता था। अभी ग्रोक ने उसको क्यों खरीदा, उसके पीछे माइंडसेट समझो। अभी क्या होगा ना, जितने भी एआई मॉडल्स आ रहे हैं ना, हर कोई अपनी एक एक यूएसपी के ऊपर ऑपरेट करेगा। अभी तुम लोग अगर गूगल को देखोगे ना, गूगल इमेजेस के अंदर अच्छा काम कर रहा था एक टाइम पे, अभी वो लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बट अगर तुम लोग गूगल का मीट यूज करते हो, वर्कस्पेस यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, वो उसके अंदर बहुत ही एफिशिएंटली इंटीग्रेट हो गया है। अभी जहां पे गूगल काम कर रहे हैं ना, गूगल लाइटर मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। जैसे उन्होंने अभी एप्पल के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके अंदर उन्होंने गैमा मॉडल डाल दिया अपना। वो अभी ऐसे मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको जीपीयूज की नीड ही ना पड़े, छोटे मॉडल्स बनाए जाए और बहुत ज्यादा एफिशिएंट मॉडल्स बनाए जाए, और वो उसको अपनी यूएसपी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर मर्ज हो जाए। वहीं पे चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैट जीपीटी आपका गूगल सर्च बनना चाहता है। चैट जीपीटी के पास 900 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, समझ रहे हो, 900 मिलियन लोग उनके प्लेटफॉर्म को हर महीने यूज कर रहे हैं। और उनकी यूएसपी क्या है, वो अच्छी फोटोज को जनरेट कर देते हैं और वो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सेम एंट्रोपिक कर रहा है, उसने भी अपनी एक यूएसपी फाइंड कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहा है। और जिन लोगों को लगता है यार क्लोड तो बहुत बड़ा हो गया, तभी उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा, नंबर्स कंपेयर करो, चैट जीपीटी के 900 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है और वहीं पे क्लोड के पता है कितने हैं, सिर्फ 20 मिलियन। फिर भी चैट जीपीटी का ARR पता है कितना है, सिर्फ और सिर्फ 28 बिलियन। और वहीं पे क्लोड का ARR है 47 बिलियन। जिसको ARR नहीं पता, एवरेज रेवेन्यू रन रेट, कि जिस भी रेवेन्यू नंबर्स के ऊपर आप लोग आज ऑपरेट कर रहे हो वो साल तक कितना हो जाएगा। चैट जीपीटी के पास 900 मिलियन लोग हैं, फिर भी सिर्फ 28 बिलियन का रेवेन्यू है। क्लोड के पास सिर्फ 20 मिलियन लोग हैं, फिर भी 47 बिलियन का रेवेन्यू है। फर्क क्यों है, क्लोड सर्व कर रहा है कॉर्पोरेट्स को, चैट जीपीटी सर्व कर रहा है आम आदमी को। आम आदमी की स्पेंडिंग पावर हमेशा कम होगी, इनके मोस्टली यूजर फ्री है, क्लोड के मोस्टली यूजर पेड है। ऐसी जब ग्रोक बनाया गया था ना, ग्रोक की यूएसपी क्या थी, ये बहुत ज्यादा ब्लंट है, आपको बिकनी के अंदर डाल देगा, आपकी फोटो को मूव कर देगा, आप पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन कर लो उसके ऊपर मजाक उड़ा देगा। तो पहले इन्होंने अपनी यूएसपी के साथ अपने मॉडल को लॉन्च कर दिया कि भैया हम लोग अलग हैं, हम लोग बेटर है। बट क्या हुआ ना, उस बेटरमेंट से ना इनको पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि उस बेटरमेंट के लिए लोग ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है। आज भी अगर ग्रोक का प्रीमियम प्लान देखोगे सिर्फ 700 रुपए का, वहीं पे चैट जीपीटी वाले 2000 ले रहे हैं, जेमिनी वाले 2000 पे ले रहे हैं, क्लोड का तो 2000 वाला भी किसी काम का नहीं, 10,000 वाला लेके बैठा हूं मैं। पर ग्रोक ज्यादा चार्ज कर नहीं पा रहा क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर समझा कि भाई कोडिंग तो आज की डेट में सारी एप्स कर रही है, चैट जीपीटी भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, क्लोड भी कर रहा है, पर लोग किससे करवाएंगे, जिससे करवाना इजी होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आज से 2 साल पहले मैं कोई भी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्ड ऐप बनवाना चाहता था किसी भी एआई मॉडल से, मेरे को 2 दिन लगते थे। उसको समझाओ, फिर फोटोज खींच खींच के बोलो, गोले मार मार के बताओ कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फिर वो उसको सही करता था, बहुत टाइम लगता था। और अगर आज के डेट में मैं जोमेटो टाइप ऐप बनवाना चाहूँ तो शायद मैं 4 से 5 घंटे के अंदर बनवा दूंगा। अभी फाइट एक्चुअल के अंदर ये नहीं है कि कौन ज्यादा अच्छा बना रहा है, फाइट एक्चुअल में ये है कि कौन ज्यादा जल्दी बना पा रहा है। एंड जल्दी का मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप कितने जीपीयूज यूज कर रहे हो या कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो। फास्ट का मतलब ये है कि आप लोग मेरे प्रॉम्प्ट को समझ के कितनी जल्दी आउटपुट दे पा रहे हो। 2 साल पहले अगर मेरे को ऐप बनवानी थी, मुझे उसको ऐप समझानी पड़ती थी, मुझे उसको लेआउट्स देने पड़ते, स्ट्रक्चर देने पड़ते, फॉर्मूला देना पड़ता, समझाना पड़ता, यहाँ क्लिक करे तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ क्लिक करे तो यहाँ जाना चाहिए। आज के डेट में क्या करना है भाई, जोमेटो की ऐप है, कॉपी कर दे। अभी सेम चीज क्लोड को बोली, सेम चीज ग्रोक को बोली, सेम चीज जेमिनी को बोली, तो कौन जल्दी बना के देगा, कौन मेरे से कम सवाल करेगा, वो है गेम चेंजिंग मोमेंट। तो अभी ग्रोक ने क्या किया, खुद की यूएसपी बनाने के लिए कर्सर को परचेज कर लिया और उसका एजेंडा समझो। कर्सर का भी काम ही ये, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो मल्टीपल मॉडल्स को यूज करके कोडिंग करवाता है। तो उनके पास सिर्फ एक ही डेटा है, कैसे क्वेश्चन के बाद कैसे आउटपुट से आदमी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। तो ये खुद का एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसका नाम है ग्रोक बिल्ड, जिसका एजेंडा क्या है कि आप लोग ऐप बनवा सको और इनके आउटपुट ज्यादा एफिशिएंट निकल सके। इसके लिए इन्होंने पूरी की पूरी कंपनी को ही परचेज कर लिया। और अगर तुम लोग इसका कोई भी आर्टिकल देखोगे, तुम्हें एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होने वाली है कि यार SpaceX ने क्यों एक्वायर किया। मैं बात कर रहा हूँ ग्रोक की या XAI की, SpaceX ने इस कंपनी को एक्वायर करके क्या करना है। SpaceX एक अलग कंपनी है, ग्रोक AI और X एक अलग कंपनी है, तो इसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव चलती है। SpaceX ने XAI को खरीद लिया था, मतलब अभी ग्रोक भी SpaceX का ही है और उसके पीछे का एजेंडा भी बहुत क्रेजी है। 2 मिनट में समझाता हूँ। आज की डेट में जितने भी AI मॉडल्स हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम है जीपीयूज की, भाई बहुत हैवी जीपीयूज है, बहुत महंगे मिलते हैं। सेकंड है कि भैया बिजली बहुत खाते हैं, पानी बहुत खाते हैं, क्योंकि जब जीपीयूज चल रहे होते हैं उनको बिजली चाहिए, जब जीपीयूज चल रहे होते हैं उनको ठंडक चाहिए। तो अभी कुछ कंपनीज क्या कर रही है, पूरे के पूरे जीपीयूज को पानी के नीचे फेंक दे रही है, समंदर में डाल दे रही है कि भैया इसी पानी से ठंडे होते रहो। बट SpaceX क्या कर रहा है, इससे एक कदम आगे चल रहा है। उनका ये बोलना है कि यार हम लोग एक काम करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में छोड़ देते हैं, स्पेस में तो वैसे ही ठंडी रहती है, जीपीयू ठंडे भी रह लेंगे। और क्योंकि जो हमारी सैटेलाइट से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी तो 24 घंटे सूरज की रोशनी भी पड़ेगी, जिससे बस 1 टाइम सैटेलाइट और जीपीयू की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद उसको स्पेस में भेज देना। सूरज से एनर्जी खींचेंगे, उससे बिजली बना लेंगे, स्पेस में वैसे ही ठंडी रहती है तो जीपीयू ठंडे भी हो जाएंगे, और सैटेलाइट कनेक्टिविटी से उसको अर्थ से कनेक्ट भी कर देंगे, जिससे इन फ्यूचर क्या होगा, एक बार तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, बट आने वाले टाइम के अंदर ना ये एआई को काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कर देगा। बाकी जो एआई और बिजनेस को मैंने मर्ज करके एक्सप्लेन किया, मुझे बताना है तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड वीडियोस फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही है और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि हमारे व्यूज थोड़े डाउन हो चुके हैं। मैंने यूट्यूब मैनेजर से
से बात करी थी, उसने मेरे को सजेशंस दिए हैं कि एक बार वीडियोस कम अपलोड करके देख। और मैंने तुमसे भी पूछा था तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर डेली वीडियो चाहिए, तुम्हारा भी यही बोलना था कि भैया डिटेल्ड लेके आओ, टाइम ले लो। तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो की जो लेंथ है उसको 30 से 35 मिनट तक पुश कर दे अगले एक हफ्ते के अंदर, और शायद हफ्ते के अंदर 3 या 4 वीडियो की कोई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लॉक हो जाए। बाकी जैसा भी होगा तुम लोग अपने सजेशंस दे सकते हो। अभी सब्सक्राइब करना चालू कर दो क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 5 लाख हिट कर ही ली। हाइप का बटन ऑलरेडी तुम्हारी नजर से गायब हो चुका होगा, तो फिर अभी सब्सक्राइब ना करके तुम लोग क्या बचा रहे? दबाओ बटन। और पिछली न्यूज काफी लोगों ने मिस कर दिया, एल्गोरिथम पुश नहीं करा, जाके देख सकते हो, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।